नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड पेडागोजी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे इस पूरे वीडियो में। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। 2011 से 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि पूरी पेडागोजी आपकी इस वीडियो में कवर हो सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। मैराथन वीडियो है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस पूरे वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होंगे, पीवाईक्यू है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको सी टेट में काफ़ी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही अन्य सभी सब्जेक्ट की जो मैराथन वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, एवीएस, सीडीपी और संस्कृत, इन सभी का जो मैराथन वीडियो है सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट की भी वीडियो आप लोग जरूर वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सीडीपी की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। 2011 से 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको कि सी टेट में सीडीपी के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसी एक वीडियो में आपकी पूरी पेडागोजी कवर हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, सिर्फ उसी को आपको टिक करना है राइट आंसर के रूप में। ठीक, ऑप्शन ए है, नोट कीजिए कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। बी ऑप्शन है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। सी ऑप्शन है कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। और डी ऑप्शन है, नोट कीजिए, कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अन्य सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैराथन वीडियो है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का और साथ ही साथ जो है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैराथन वीडियो है। इन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही सीडीपी के जो 100 एमसीक्यूज के अन्य वीडियोस हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो सी टेट में आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। देखिएगा यहां पर इससे संबंधित थोड़ा सा फैक्ट भी देख लीजिएगा कि जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर जो है अविराम गति से चलती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन तो राइट आंसर है। थोड़ा इसमें ये भी बात कर लेते हैं कि विकास आपको याद रखना है कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो बाकी तीन सिद्धांत हैं। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। ठीक है, और व्यक्ति जो है अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी एक सिद्धांत है। और विकास जो होता है ये तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और विकास की गति और दिशा में परिमार्जन संभव होता है, ये भी आपको याद रखना है, परिमार्जन संभव होता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि विकास जो है रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना होकर कैसा होता है, तो ये चक्राकार ढंग से होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति और दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके विकास की जो गति होगी, दिशा होगी, वो भी अलग अलग ही होगी। तो ये सभी इसके सिद्धांत हैं, लेकिन जो नहीं है सिद्धांत वो आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन अब देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लिंग के साथ जो है, विशिष्ट लिंग के साथ जो है संबंधित करना, ये क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है जेंडर सिद्धांत, बी है जेंडर प्रासंगिकता, सी है विकसित जेंडर पहचान और डी है जेंडर रूढ़िवादिता। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, किसी भी विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करने का मतलब क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। ठीक, याद रखिएगा, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, ठीक है, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, याद रखना है आपको। ठीक है, और लैंगिक रूढ़िवादिता में किसी लिंग विशेष को कार्य विशेष से या किसी खास भूमिका से जोड़कर देखा जाता है, और लैंगिक रूढ़िवादिता समाज को गतिहीन व रुग्णता की दिशा में ले जाता है। ठीक है,
तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी किसी विशिष्ट लिंग के साथ इन सभी चीजों को जो है हम लोग संबंधित करते हैं तो जेंडर रूढ़िवादिता होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ठीक है, प्रारंभिक कक्षा कक्ष है और उसमें एक बच्ची अपने साथ जो भी अनुभव लाती है, इसमें ऑप्शन ए है कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ठीक, बी है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, सी है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और डी ऑप्शन दे रहे हैं उस पर ध्यान या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा थर्ड का। थर्ड का राइट आंसर ये है कि देखिए अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है, उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन होगा। देखिए उन्हें शामिल कर लिया जाए और उनका संचय करना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक, तो याद रखिएगा अगर प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ कोई भी अनुभव लाती है तो आप उन्हें शामिल करेंगे और उसका भी संचय करेंगे, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोग कर रहे हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ठीक है, अन्य सभी सब्जेक्ट के जो मैराथन वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। ठीक, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है विशिष्ट शिक्षा योजना, बी है एक रूप निर्देश, सी है मानकीकृत परीक्षण और डी है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना ये समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों, ठीक है, हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन कह रहे हैं ए है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, बी है प्रयोग नहीं करना चाहिए, सी है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए और डी ऑप्शन दे रहे हैं सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो बताइएगा फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। फिफ्थ का राइट आंसर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो हतोत्साहित करना चाहिए ये गलत ऑप्शन है, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए ये भी गलत होगा, प्रयोग नहीं करना चाहिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया, बचा क्या, सी ऑप्शन बचा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में क्या कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, बी है ऑप्शन अहम केंद्रित बच्चों की, सी है क्षतिग्रस्त बच्चों की और डी है सृजनात्मक बच्चों की। तो कह रहे हैं कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो देखिएगा 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता। किसकी विशेषता है, तो ये सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशिक्षिता वाले बच्चों की नहीं होगी, ना ही अहम केंद्रित बच्चों की होगी, ना ही क्षतिग्रस्त बच्चों की होगी, तो ये सृजनात्मक बच्चों की विशेषता होगी, 6 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 7th नंबर है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये 4 रणनीतियां हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ऑप्शन ए है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, बी है अन्वेषण एवं परिचर्या, सी है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना और डी है सूचनाओं का संचरण। तो बताइएगा इनमें से कौन सी एक ऐसी होगी जो अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ठीक है, अर्थ निर्माण को बढ़ावा। तो देखिएगा 7th का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है अन्वेषण एवं परिचर्चा। अन्वेषण एवं परिचर्चा जो है ये ऐसी रणनीति है जो बच्चों को अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, अन्वेषण एवं परिचर्चा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बात कर रहे हैं पियाजे साहब की। अभी पियाजे से संबंधित पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि बच्चे 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। अभी इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं
अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मानसिक उपकरण, बी है मानसिक मैप, सी है स्कीमा और डी है प्रतिमान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का 8th का राइट आंसर क्या होगा? 8th का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं इसे, किस क्या कहा जाता है? अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहा जाता है। ठीक, अब देखिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर आई है पियाजे साहब की, तो पियाजे से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि बच्चे 4 चरणों से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, और वो 4 चरण आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? पहला तो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्या होता है? पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यहाँ पर चारों चरण मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और इसका समय कब से कब होता है? तो ये होता है 0 से 2 वर्ष। कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। ठीक, आगे दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 2 से 7 साल तक। आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त मूर्त ये कब से होता है? 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, और चौथा है अमूर्त। क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये होता है 11 वर्ष से ऊपर, यानी 15 वर्ष तक। तो ये जो अवस्थाएं हैं पियाजे साहब ने दी थी संज्ञानात्मक विकास में का सिद्धांत इन्होंने दिया था और बताया था कि बच्चे 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय कब से कब तक होता है इसका काल? तो 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त का कब से कब तक होता है? तो 7 से 11, और अमूर्त का कब से होता है? 11 से 15। तो इतना आपको ये भी याद रखना है। बात पियाजे जी की आई थी, तो यहाँ पर मैंने इसको भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता दिया। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को स्कीमा कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में बदला जाता है? तो किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में बदला जाता है? ऑप्शन ए है अनुकूलन एवं संगठन, बी है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सी है पुरस्कार एवं दंड, और डी है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो बताइएगा कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है? तो 9th का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक। जब भी लेव वाइगोस्की का नाम आए तो आपको सामाजिक तो याद ही रखना है। ठीक है, अन्य अगर 4 ऑप्शन में कहीं सामाजिक नहीं दिख रहा तो उसे कट कर दीजिए, लेकिन सामाजिक आपको याद रखना है। इनके नाम के आगे जैसे ही नाम आता है तो आपको सामाजिक वर्ड तो बिल्कुल तैयार रखना है। ठीक, तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया, देखिए बाकी में ऑप्शन में भी नहीं है तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है तो ठीक है, लेकिन आपको आंसर तो तैयार रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो तैयार रखने ही पड़ेंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ठीक है, यहाँ पर दोनों लोगों की बात की गई। ऑप्शन ए है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, बी है कौशलों का अर्जन, सी ऑप्शन दे रहे हैं कि प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, और डी है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। तो बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10th का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की ये संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11th नंबर नोट कीजिए। 11th नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? प्रमुख कौशलों में से एक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, बी है सजीवात्मक चिंतन, सी है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, और डी है सुरक्षित रखने की योग्यता। तो बताइएगा कौन सा इनमें से मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? इस क्वेश्चन का 11th का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, सुरक्षित रखने की योग्यता। 11th का राइट आंसर नोट कीजिए, 11th का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 12 नंबर है कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि
जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती हैं? कौन सी संरचनाएं हैं जो उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती हैं? ऑप्शन ए है यहाँ पर बुद्धि, बी है परीक्षण, सी है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिए, डी ऑप्शन है साम्य धारण। ठीक है, क्या है? साम्य धारण। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 का। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो यहां पर याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती हैं? तो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो कथन है, ये उपरोक्त, ये जो स्टेटमेंट है, ये उपरोक्त जो कथन है उसको प्रकाशित करती है। अगला क्वेश्चन 12 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला देखते हैं कि अगला है यहाँ पर कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा कक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, बी है केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, केवल उदाहरण देना चाहिए, सी ऑप्शन, और डी है उदाहरण तथा गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन तो कट हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसका डी ऑप्शन कट हो जाएगा, बी भी, सी भी कट जाएगा और बी भी कट जाएगा, बचा क्या? बचा है ए ऑप्शन। ठीक, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, याद रखिएगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को। आपको यह भी याद रखना है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों मतलब कि देना चाहिए, और एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण करते समय उदाहरण को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर जो है प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे अपने अनुभव से जोड़ते हुए अवधारणाओं को समझ सकेंगे। साथ ही बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाहिए जो नियमों या सिद्धांतों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होते हुए भी उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि बच्चे की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, बच्चे की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। ऑप्शन ए है यहाँ पर कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, आगे आपको इस स्टेटमेंट को पूरा करना है कि बच्चे की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डॉट 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 क्या होनी चाहिए? भ्रांत धारणाएं, इसके आगे आप लगा दीजिए कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। तो 14 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों की गलतियां में भ्रांत धारणाएं डॉट 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 क्या होने चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है 15 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाओं के बारे में प्रमुख है? कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है इनमें से? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। ऑप्शन ए है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बी है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, सी ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, और डी है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। तो बताइएगा इसमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ठीक है, 15 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन, क्योंकि मानक निर्देश एवं मूल्यांकन ये गलत होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम ये भी गलत जाएगा, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड ये भी गलत जाएगा। बचेगा क्या? आपका राइट आंसर बचेगा बी ऑप्शन। 15 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख तथ्य है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है। ठीक है, ऐसी विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, कि अधिगम केंद्रित विधि। ठीक, अधिगम केंद्रित विधि, बी है परंपरागत विधि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और डी है निगमनात्मक बुद्धि। तो बताइएगा इनमें से कौन सी विधि होगी? ठीक है, तो 16 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? अधिगम केंद्रित विधि। अधिगम केंद्रित विधि ये जो है इसमें से इसका उदाहरण होगा। किसका उदाहरण है? तो अधिगम केंद्रित विधि का है। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है फिलिंग द ब्लैंक्स यानी डॉट डॉट डॉट। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, तो कौन सा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या होगा यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में? आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है, या फिर बहु सांस्कृतिक शिक्षा विचारधारा है, या मुख्य धारा शिक्षा विचारधारा, या विशेष शिक्षा।
तो कौन सा यहाँ पर ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है फिट बैठेगा, ठीक है, कौन सा फिट बैठेगा, तो देखिएगा 17 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, समावेशी शिक्षा। नोट कीजिए, समावेशी शिक्षा ऐसी विचारधारा है या यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा, नोट कीजिएगा, समावेशी में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है, याद रखिएगा जब भी समावेशी शब्द आए तो याद रखिएगा इसमें कि समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में, ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मूल्यांकन को ऑप्शन ए है, मूल्यांकन को ऑप्शन ए है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, बी है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, सी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, और डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो बताइएगा मूल्यांकन को क्या करना चाहिए, मूल्यांकन क्या है इनमें से, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, बिल्कुल गलत, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत है, अलग गतिविधि के रूप में कैसे ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए इसका 18 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। मतलब यह है कि जो मूल्यांकन है ये क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन तो होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 18वें का डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है 19 नंबर, नोट कीजिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ठीक है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब, जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बी है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, सी है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, बताइएगा इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें एक एक ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ठीक, नीचे से, कि वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, नकल, रटना, ये सब चीजें याद करना निगेटिव वर्ड हैं, जैसे ही आते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आपको इन नेगेटिव वर्ड्स को काट देना है, ठीक है, देखते ही तो नकल करते हैं, कट कर दीजिए। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, मैंने कहा ना कि याद करते हैं, रटते हैं, नकल करते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, सभी चीजें निगेटिव में आते हैं। आपको बताना है यहाँ पर पॉजिटिव वे में कि बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मतलब पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बी है कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को, मतलब कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तो ये भी आपका गलत जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा 19 का ए ऑप्शन, कि सीखते तभी हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों व कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जब वे कोई भी गतिविधि होगी, ठीक है, कोई भी क्रियाकलाप होगा, कोई भी शिक्षण गतिविधि होगी, उसमें और कार्यों में जो भी होंगे, अगर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं तो ही वे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नोट कीजिएगा मुख्य प्रक्रिया नहीं है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, जो नहीं है आपको उसे ही सेलेक्ट करना है, कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है निर्देश एवं संचालन, बी है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सी है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, और डी है निर्देश एवं संचालन। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही आसान है, आपसे कह रहे हैं कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, तो देखिए आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी निगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपको यहाँ पर जो आंसर सेलेक्ट करना है वो भी नकारात्मक ही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जैसे रटना हो गया, याद करना हो गया, ठीक है, और केवल वर्ड लग जाए, ये भी रटना, याद करना, ठीक है, कंठस्थ करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड में आते हैं, तो इनमें से देखिए कोई है, या नकल करना तो ये भी नेगेटिव में आता है। तो देखिए निर्देश एवं संचालन ये होगा, ठीक है, ये जो है सार्थक अधिगम है, इसके रूप में घटित होता है। पुनरावृत्ति में अभ्यास ये भी एक तरह से है, निर्देश एवं संचालन भी है, लेकिन कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो मुख्य प्रक्रिया नहीं है, कंठस्थीकरण में स्मरण मिल रहा है ना, ठीक है, अभी जो मैंने समझाया कि याद करना, नकल करना, ठीक है, कंठस्थ करना, तो ये जो है ये मुख्य प्रक्रिया नहीं होती हैं, ठीक है, तो आपको इन्हीं में से कोई एक मिलना चाहिए था, मिल गया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि कंठस्थीकरण एवं स्मरण ये मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित हो, ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, बी ऑप्शन है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं,
ठीक, कुछ हद तक ये ऑप्शन सही जाएगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? और डी है सही जवाब क्या है। तो देखिएगा 21 में राइट आंसर आपका बैठेगा, सही जाएगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। सही जवाब क्या है? गलत होगा। ठीक है, ये गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ये भी नहीं करेगा। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ये भी नहीं करेगा। लेकिन विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपने उसे कोई भी प्रश्न दे दिया और पूछा कि इसे हम कैसे विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा, ठीक है, गंभीर रूप से सोचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एक उभय लिंग व्यक्तित्व। आपको यहां पर बताना है उभय लिंग व्यक्तित्व के बारे में, इनमें से जो राइट आंसर बैठेगा। तो एक उभय लिंग व्यक्तित्व में क्या होता है? उभय लिंग व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। बी ऑप्शन दे रहे, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। सी है स्त्री लक्षणों व पुरुषों को संदर्भित करता है। और डी ऑप्शन के एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो देखिएगा 22 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। बात कर रहे हैं उभयलिंग व्यक्तित्व की, तो उभयलिंग व्यक्तित्व भैया याद रखिएगा, इसका ए भी गलत जाएगा। दृढ़ एवं अहंकारी होने की आदत, ये भी गलत है। समाज में प्रचलित रूप से लिंग भूमिकाओं का पालन करना, यह भी गलत है। स्त्री लक्षणों एवं पुरुषों को संदर्भित करता है, इसमें जो ज्यादा बेस्ट आंसर होगा इसका होगा डी ऑप्शन, कि जो उभयलिंग व्यक्तित्व होता है इसमें क्या होता है कि मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों का समायोजन होता है, उसे ही उभयलिंग व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक उभयलिंग व्यक्तित्व में क्या होता है? मर्दाना और स्त्री गुणों दोनों का समायोजन होता है। ठीक है, इसी कारण से उभयलिंग व्यक्तित्व होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत? ऑप्शन ए है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बी है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कैसे? प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। सी है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि इन चारों में से कौन सा राइट बेस्ट आंसर होगा। ठीक, 23 का राइट आंसर नोट कीजिए, 23 का होगा ए ऑप्शन। नोट कीजिएगा कि यहां पर कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि बच्चों में प्रगतिशीलता, नोट कीजिए, बच्चों में प्रगतिशीलता डॉट 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 के कारण हो सकती है। किसके कारण? फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है। सफल माता पिता के कारण हो सकती है बच्चों में प्रगतिशीलता, एक अनुशासित दिनचर्या के कारण हो सकती है बच्चों में प्रगतिशीलता, या फिर आपको बताना है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा हो सकती है प्रगतिशीलता, या फिर एक संसाधन समृद्ध वातावरण के द्वारा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जिसके कारण बच्चों में प्रगतिशीलता हो सकती है। तो याद रखिएगा आनुवांशिकता और वातावरण, ये दोनों ही, आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया के कारण ही बच्चों में प्रगतिशीलता हो सकती है। 24 का राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। ठीक, कोई एक नहीं, दोनों होना चाहिए। याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन में केवल आनुवंशिकता दे दे, केवल वातावरण दे दे, तो आप तुरंत कट कर देंगे। जब तक दोनों नहीं होगा तब तक बच्चों में प्रगतिशीलता नहीं होगी, यानी इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, अगर कोई एक ऑप्शन जैसे यहां पर दे देते, पहले ऑप्शन में केवल आनुवंशिकता, दूसरे में केवल वातावरण, तीसरे में दोनों देते और चौथे में कोई और दे देते, तो आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही हो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन में खैर मिल भी रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण क्या होता है? बच्चों में प्रगतिशीलता हो सकती है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली, यहाँ पर क्या था? प्रतिभाशालिता है, प्रगतिशीलता यहाँ पर बोल गए हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशालिता की बात कर रहे हैं। ठीक, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता है, ठीक, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण होती है। ठीक, शायद प्रगतिशीलता बोल गया हूं, तो प्रतिभाशालिता है। ठीक है, प्रतिभाशालिता की बात कर रहे हैं, प्रतिभाशालिता। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कि बच्चों में सृजनात्मक और प्रतिभाशालिता, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। बी है शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। सी है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। और डी है उनके प्रति स्नेही होने के नाते। ठीक है, नाते पर।
तो बताइएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो देखिए 25 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन के शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक निर्देशन। क्या है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके उपयोग पर हस्तक्षेप निर्भर करता है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि बच्चे डॉट 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 को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिनको छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए है ट्यूशन, बी है मीडिया, सी है समाजीकरण और डी है संस्कृति। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है ट्यूशन ही होगा, क्योंकि मीडिया के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, समाजीकरण के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, लेकिन ट्यूशन के द्वारा नहीं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें से कोई एक छोड़ करके था, बात कर रहे थे, तो ए ऑप्शन इसका 26 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बी है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, सी है मुख्य रूप से विचार मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ठीक, तो बताइएगा कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक क्या है? क्या है? तो 27 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि मुख्य रूप से विचार मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, नोट कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आपको ध्यान देना है, जो नहीं है उसी को राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बी ऑप्शन दे रहे हैं कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्या? सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, ये किसके लिए उपयोग होता है आपको बताना, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित नहीं है? मतलब तीन संबंधित होंगे, कोई एक है जो संबंधित नहीं होगा। ठीक, तो आपने देख लिया, इसको जो है बॉक्स में कर लो ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या सेलेक्ट करना जो नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन कह रहे हैं कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, और डी है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो देखिए 28 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या है? बी ऑप्शन, जो संबंधित नहीं है उसी को आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो है संबंधित नहीं है, ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? फिर से आपको बताना है कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ठीक है, कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन ए है बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, बी है एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, सी है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। तो बताइएगा 29 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं होगा अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए? ठीक है, 29 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्यों? सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, उनके दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये होगा। ठीक, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी उनके सीखने में मदद करने के लिए होगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं होगा। और एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना भी होगा, लेकिन इसमें से राइट आंसर ए होगा कि बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है उपयुक्त तरीकों में से नहीं है। ठीक, और वही आपको सेलेक्ट करना था जो उपयुक्त तरीकों में से ना हो, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। पुरुष एवं महिलाओं दोनों की बात कर रहे हैं, पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन ए है लैंगिक या फिर लैंगिक ऑब्लिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन है लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, और डी है लैंगिक या जेंडर
रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो किसको, ठीक है, किसको एक किसके लिए एक प्रभावी रणनीति आपको बताना है। 30 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा कि लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए, दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं से चित्रित करते हैं। तो ये जो है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, आपको याद रखना है। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर, रूढ़ियों। ठीक है, आपको इस शब्द को, रूढ़िवादिता, रूढ़ियों, इन शब्दों को विशेष तौर पर ध्यान रखना इस तरीके के प्रश्नों में। ठीक, अगर यहाँ पर रूढ़िवादिता आता तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, पक्षपात, स्थिरता, भूमिकाओं से ज्यादा बेस्ट आंसर जाएगा रूढ़ियों या रूढ़िवादिता, जिस ऑप्शन में हो। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि डॉट 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 के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। बी है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, सी है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं। डी ऑप्शन वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा डॉट 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 यानी किसको यहाँ पर फिल करना बेस्ट होगा। ठीक, किसके अलावा बताना है आपको कि किसके अलावा, इनमें से कौन सा एक है जिसके अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन एक ऐसा है जिसके कारण, जिसको छोड़ दिया जाए तो इन सभी के जो है द्वारा, इन सभी कारणों से युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो 31 का राइट आंसर देखिएगा, 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको कि सही सही कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा, ठीक, यानी इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब पहले वाले से निभाते हैं, सी से निभाते हैं, डी से भी निभाते हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसके अलावा इसको छोड़ दिया जाए तो ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यही यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में भरा भी जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि बच्चों की गलतियां ऑप्शन ए है अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ठीक, सी है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। और डी ऑप्शन है, नोट कीजिए, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो बताइएगा कि बच्चे की गलतियां, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। 32 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि लापरवाह है गलत जाएगा, बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत कहकर सुधार देना चाहिए, ये भी गलत जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बच्चे की गलतियां क्या है, अधिगम का एक भाग है और उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला 33 नंबर के निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है निम्नलिखित संरचनाओं में। ऑप्शन ए है पृथककरण, बी है एकीकृत शिक्षा, सी है समावेशी शिक्षा और डी है मुख्य धारा शिक्षण। मुख्य धारा शिक्षण। तो देखिए 33 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा, समावेशी शिक्षा की करती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ, ठीक है, निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ग्रेड 6 to 8 यानी 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। बी है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। सी है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। और डी है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में इनमें से क्या करना चाहिए। तो 34 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर डॉट 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 के अनुसार इनमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहां पर भरना है। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ठीक है, नोट कीजिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों की बात कर रहे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों की बात जब भी आती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेव वाइगोस्की होगा। जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों आ जाए ना
तो तुरंत ही लेव वाइगोस्की लगाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, ठीक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की डॉट 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 समाजीकरण की ऑप्शन ए मध्य एजेंसियां, बी है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, सी है प्राथमिक एजेंसियां और डी है द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की 36 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्राथमिक एजेंसियां हैं। कौन सी एजेंसियां हैं, प्राथमिक में आएंगे, ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, ठीक है। 37 नंबर नोट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, आपको बताना है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता। ऑप्शन ए है बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था में, बी है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, सी है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, डी ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो 37 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा कि बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है कि बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, सोचते नहीं है बल्कि शुरुआत करते हैं, ठीक है, प्रारंभ करते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है कि यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, ये बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है, गलत होगा, बिल्कुल गलत कर दीजिए इसे, ये काट दीजिए। बी ऑप्शन है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, इसको बाद में चेक करेंगे। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के सार्वभौम रूप से समान है, और डी भी चेक करेंगे कि यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बताइएगा बाल्यावस्था की अवधारणा इनमें से 38 का राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। देखिए समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 39 नंबर की हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है कि जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है, ठीक है, नोट कीजिएगा। पिता जो है ये घरेलू काम करते हैं, ठीक, घरेलू काम, घर के जितने भी कार्य हैं वो पिता कर रहे हैं, लेकिन जितने भी साहसिक कार्य हैं वो कौन कर रही है, माता कर रही है। माता जो है ये साहसिक कार्य कर रही है, ठीक। तो देखिए ये भी जो है जेंडर से ही संबंधित है, लिंग से ही संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, आगे देखेंगे यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा पाठ्यचर्या में कहानी है जिसमें क्या है कि पिता घर के कार्यों में लगे रहते हैं और माता साहसिक गतिविधियां करती हैं। तो ऑप्शन ए है कि यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, बी है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, सी है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, और डी है जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी जेंडर लिंग इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और उनमें इस तरीके के ऑप्शन हो जिसमें रूढ़िवादिता, ठीक है, या रूढ़ि शब्द आ जाए तो उसी को आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 39 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर पिता घर के कार्य कर रहे हैं और माता साहसिक कार्य कर रही हैं, बाहरी काम कर रही हैं, तो एक तरह से ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है, ठीक है, बढ़ावा नहीं दे रहा, समाप्त कर रहा है, ठीक। और ये भी ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि रूढ़िवादिता शब्द लगा हो और उसमें कह रहे हैं बढ़ावा देता है, तो वो गलत होगा, बल्कि ये रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारंभिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जेंडर विभेदीकरण, बी है जेंडर भूमिका, सी है जेंडर पहचान और डी है जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो 40 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसका राइट आंसर होगा कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारंभिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की की, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए है अंतर व्यक्ति निष्ठता, बी है खोजपूर्ण अधिगम, सी है पाढ़ यानी ढांचा स्कैफोल्डिंग, ठीक, और डी ऑप्शन है इसका कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं
तो इसे कहा जाता है, 41 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। स्कैप फोल्डिंग क्या कहा जाता है, यानी पाढ़ या ढांचा कहा जाता है। नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा पाढ़ या ढांचा, स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। 41 का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, 42 नंबर ऐसे, ठीक। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। 42 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो में, 100 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। 42 नंबर पर पहुंच चुके हैं। देखिए, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बी है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। सी ऑप्शन है कि बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। डी है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शिक्षक को इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 42 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक। नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक। संवाद के द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए, ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 43 नंबर है कि पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया, नोट कीजिएगा, यानी डिसलेक्सिया को ही पठन वैफल्य कहा जाता है, ठीक। में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, तो पठन वैफल्य यहीं से संबंधित आ रहा, पढ़ने में कठिनाई, ठीक। डिसलेक्सिया तो अगर आपसे इस तरह दे दिया जाए डिसलेक्सिया, तब तो आप एक बार सोचेंगे, लेकिन अगर पठन वैफल्य लिखा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि पढ़ने में कठिनाई, ठीक है। तो पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते। ऑप्शन ए है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। बी है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। सी है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। और डी है न्यून अवधान विकार। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा प्राथमिक लक्षण क्या होंगे। इस क्वेश्चन का 43 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ये है पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा। इसमें अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें आपको ये बताना था कि ये किसका जो है मतलब कि समावेशी शिक्षा, इसका एक ऑप्शन था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है। तो इसकी एक अवधारणा है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए है व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। बी है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। सी है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। और डी है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो 44 में देखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 44 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। ऑप्शन ए है एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। बी एक दिशीय संवेग, ठीक। नोट कीजिएगा दोनों ऑप्शन एक नहीं है, आपको ध्यान देना है, इसमें संज्ञान की बात की गई और इसमें संवेग की बात की गई, ठीक है। तो एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है और ऊपर कह रहे एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। सी है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। 45 में राइट आंसर आपको बताना है, इसका होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है इनमें से। ऑप्शन ए है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। और बी है कक्षा में, देखिए निर्धारित पाठ्यक्रम अभी बात करेंगे इसकी, तो कक्षा में शिक्षक की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। सी है जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। और डी ऑप्शन है, नोट कीजिए इसको ऊपर करते हैं, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नोट कीजिए इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहां पर देखिएगा एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, यह भी गलत ऑप्शन होगा, यह वर्णन नहीं करेगा ठीक से, ठीक।
कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता, ठीक, अनुशासन। और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय, ये भी जो है अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर पा रहा है, ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, जगह बनाना, जहां बच्चे क्या करें, ज़्यादातर ज़्यादा प्रश्न पूछें, ठीक है, संवाद करें, पूछताछ करें, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, प्रेरित समझा जा सकता है बच्चों को कैसे, यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, बी है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। देखिए अगर अनुशासन बनाए रखते हैं तो इससे कोई प्रेरित समझने की बात नहीं समझी जा सकती, ठीक। तो वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं तो प्रेरित समझा जा सकता है, या फिर वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं तो उन्हें जो है प्रेरित समझा जा सकता है। तो देखिए प्रेरित तभी होंगे जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करें, प्रश्न पूछें। अगर वे शिक्षक से कोई भी प्रश्न अगर उन्हें नहीं समझ में आता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कोई भी, तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 47 का राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कि एक 3 साल का बच्चा दूध बूथ पर, ठीक है, दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से दूध बूथ पर देखता है कि मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है, ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, बच्चा कितने कब छोटा है, 3 साल का है, ठीक है, और ये दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन देखता है, ठीक है, दूध का उत्पादन देखता है। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, ठीक। तो बी ऑप्शन है कि बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। सी है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। और डी है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। तो 48 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन, ठीक, सी ऑप्शन होगा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ठीक, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ऑप्शन ए है प्रत्यास्थी हैं, बी है सृजनात्मक है, सी है विकलांग है, और डी है डिसलेक्सिक है। तो अलग अलग सोच की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, सृजनात्मक है, क्या है, सृजनात्मक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ऑप्शन ए है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, बी है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, सी ऑप्शन है, नोट कीजिए सी ऑप्शन, यहाँ पर ऊपर खते प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, और डी है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 50 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर प्रमुख स्थान, देखिए, ना तो शिक्षकों का होता है, ना ही प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, ना ही प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, बल्कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है भैया, ठीक है, बच्चों का। यहाँ पर जो केंद्र बिंदु होंगे वो कौन होंगे, बच्चे हैं, तो प्रमुख स्थान इन्हीं का होगा, ठीक है, बच्चे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि डॉट 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 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने से कितने महीनों के बच्चे, यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। 18 और 24 महीनों की आयु के बीच के बच्चे, या 12 और 18, बी है 20 और 25, और डी है 24 और 36। तो कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, आपको बताना है। 51 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा ए ऑप्शन, 18 से 18 और 24। 18 और 24 महीनों के बीच की आयु के जो भी बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे शब्दों को मिला करके, ठीक, छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं और उसी हिसाब से बोलने लगते हैं, ठीक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो 18 और 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकते हैं 1.5 टू 2 ईयर, ठीक है, समझ गए, 1.5 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, या फिर 0 से 2 वर्ष, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है 1.5 से 2 साल, ठीक, क्योंकि 18 महीने कितने, 1.5 साल के बराबर होगा, ठीक, और 24 महीने ये 2 साल के बराबर होगा। तो ऑप्शन में आपको वर्ष में भी दिया जा सकता है, ठीक, 1.5 से 2 साल, 1.5 टू 2 ईयर्स, इस तरह से याद रखना है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, सृजनात्मकता को डॉट 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ए है विविध सोच, बी है रवादार बौद्धिकता, सी है द्रव बौद्धिकता, और डी है अभिश्रत सोच।
तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डॉट 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 के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डॉट डॉट डॉट, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहां पर भरना है, डॉट 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 के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बी है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, सी है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, और डी है मुक्त समावेशी शिक्षा कार्यक्रम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना 53 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। ठीक है, बच्चों के केंद्र में रखना होगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर की अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किसकी, ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, बी है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, सी है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, और डी ऑप्शन है, यहां पर इसको ऊपर करते हैं, डी ऑप्शन है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। ठीक, तो देखिएगा 54 का राइट आंसर क्या होगा, 54 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक, कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, 55 नंबर है कि ग्रेडिंग, नोट कीजिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डॉट डॉट कुछ उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ऑप्शन ए आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति का को दर्शाने का, बी है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, सी है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, और डी है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो बताइए ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके उदाहरण है इनमें से। ठीक है, 55 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन। किसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है कि रेखा अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। जो भी कार्य दिया जाता है उसके छोटे छोटे हिस्सों में, खंडों में तोड़ लेती है और उसको आसान कर लेती है। वह उपयोग करती है, ऑप्शन ए है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का, सी है द्वितीयक विस्तारण विधि का, और डी है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो बताइए किस विधि का उपयोग करती है। तो 56 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या है, डी ऑप्शन होगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 57 नंबर नोट कीजिए, 57 नंबर है कि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर किसान उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। नोट कीजिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से, कि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर किसान उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है, कलन विधि का, बी है मानसिक दृढ़ता विधि का, सी है अनुमानी विधि का, और डी है अंतर्दृष्टि का। तो देखिए 57 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुमानी विधि का। किसका, अनुमानी विधि का जो है उपयोग करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डॉट 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 से है। ऑप्शन है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, बी है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सी है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, और डी ऑप्शन दे रहे हैं शिक्षण के सार्वभौम मानवतावादी दृष्टिकोण। तो बताइएगा 58 का राइट आंसर क्या होगा। 58 का राइट आंसर बी ऑप्शन नोट कीजिए, कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना मतलब विविध अधिगमकर्ताओं के सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। किससे है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। ठीक, यहां पर भरा जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डॉट 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 में अंतर्निहित होता है। तो किस में अंतर्निहित होता है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है संज्ञान बोध, बी है केंद्रीकरण, सी है समायोजन, और डी है संज्ञान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 59 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा, संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। यहां पर भरा जाएगा संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर कि मैत्र और जेनिस के अनुसार, नोट कीजिए, मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है, ऑप्शन ए है निवर्तमान, बी है निरंकुश,
सी है सतर्क और डी है चौकस यानी सर्विलांस। ठीक, तो बताइएगा कि मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो इसका उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सतर्क। ठीक, सतर्क, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्या प्रस्तुत करता है? सतर्क। अगला क्वेश्चन 61 नंबर के अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ऑप्शन ए है, एकमात्र निर्धारक होती है, बी है कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, सी है अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है और डी है अधिगम के साथ, यहाँ पर देखिए अधिगम लगा है तो उसी के आगे जोड़ लीजिए, अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। देखिए 62 नंबर के बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पहले इसको पढ़िए, इसके बाद इनमें से बताइएगा कौन से सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, ऑप्शन ए है कि बच्चे समस्या समाधान करता है, बी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, सी है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और डी है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय प्राप्त करता तो फोर्थ तो कट जाएगा, फोर्थ नंबर कट जाएगा, चौथा तो सही होगा ही नहीं, तो इसको कट कर दीजिए। बचा कौन सा? बच्चे समस्या समाधान करता है, सही है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, सही है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सही है। तो इसमें 1 2 3 जाएगा और देखिएगा इसमें से 1 2 3 जिसमें तीनों मिलते हैं वही सही होगा, इसमें 1 और 4 है ये भी गलत जाएगा क्योंकि इसमें जो है चौथा सही है ही नहीं, इस चौथा सही है नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फिर से कि जैसे चौथा नहीं आपका सही है, एक तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का। तो देखिए चौथा सही नहीं, इसको कट कर दिया, इसमें भी चौथा है, इसको भी कट कर दिया, 1 और 2, हाँ 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा भी तो सही है, तो तीसरा सही है तो ये भी कट जाएगा क्योंकि तीसरा ऑप्शन इसमें है नहीं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा बच्चे समस्या समाधान करता है, पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक है, वैज्ञानिक शोध करता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यदि ऑप्शन ए है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, वे है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, सी है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है कब? यदि, इसका देखिएगा ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए 63 में गलत हो जाएगा। ठीक है, ए गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्ष के अंत में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, गलत है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, गलत होगा। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये भी गलत है। ठीक है, और इसका 63 का राइट आंसर डी ऑप्शन ही जाएगा क्योंकि ऊपर के 3 कट ही गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 64 नंबर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ठीक है, ऑप्शन ए है विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, बी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, सी है एक काल्पनिक लक्ष्य है और डी है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो बताइएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, 64 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर कि सुनने में असमर्थ बच्चा, बात कर रहे हैं असमर्थ बच्चे की, सुनने में असमर्थ बच्चा। ठीक है, ऑप्शन ए है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन, नोट कीजिएगा, उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बी है कि ऐसे बच्चों को इसी प्रकार के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। इसी प्रकार मतलब जिनमें असमर्थ बच्चे हों। ठीक है, नियमित विद्यालय में अपने साथियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सके, कभी प्रदर्शन के समान प्रदर्शन कर सकेगा। और डी है केवल अकादमिक ही नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए, केवल अकादमिक ही नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। तो डी भी कट जाएगा। ठीक, तो 65 का राइट आंसर नोट कीजिए, क्या होगा? ए ऑप्शन होगा इसका कि अगर उसे नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, कब? जब उसे उपयुक्त सुविधा, नोट कीजिएगा, उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक, जो उपयुक्त सुविधाएं हो, साधन हो, अगर आप उसे उपलब्ध कराते असमर्थ बच्चे को, ठीक, तो क्या होगा कि वो भी एक बहुत मतलब कि अच्छा कर सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर के विकास का शिरा। देखिए अभी शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन था उसमें बताया था कि विकास जो होता है वो सिर क्या है कि आपका सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है,
तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विकास का सिरह पदाभिमुख ठीक दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। कैसे? शहरी से ग्रामीण क्षेत्र की ओर गलत, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर गलत, भिन्न से एकीकृत की ओर गलत, सिर से पैर की ओर। राइट आंसर यही जाएगा, डी ऑप्शन ठीक। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर भी चुके थे जिसमें मैंने इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी बताया था कि विकास जो होता है सिर से पैर की ओर जो है सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है ठीक, सिर से पैर की ओर बढ़ता है ठीक। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर की, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करते हुए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगी। बात कर रहे आंतरिक रूप से ठीक है, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है उसे आंतरिक रूप से। तो ऑप्शन ए उसमें चिंता और डर पैदा करके, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करके, सी है प्रतियोगात्मक परीक्षण से, और डी है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे चॉकलेट। तो कैसे उसे आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करेगी। तो इस क्वेश्चन में 67 में देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा ठीक है। प्रतियोगात्मक परीक्षण से तो होगा नहीं, चॉकलेट दिखा करके करेगी नहीं, डर और चिंता पैदा करके हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर डबल एंडेड कॉमा में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है किस सोपान के अंतर्गत आएगा और आपको बताना है। ऑप्शन ए है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, बी है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, सी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, और डी है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो बताइएगा इनमें से किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो 68 का राइट आंसर नोट कीजिए, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, सी ऑप्शन होगा ठीक। देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की ठीक है, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन ये होगा नहीं, कानून व्यवस्था अनुकूलन ये भी सही नहीं है, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन ये भी नहीं सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी ऑप्शन राइट आंसर ठीक, सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा के फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को ठीक है, क्या कह रही है कि फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने के लिए कहती है, और छुओ तथा अनुभव करो। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को भी कि छुओ और अनुभव करो ठीक है वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करती है। ठीक है, वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पूर्ति करने का प्रयास करती है। ऑप्शन ए है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, बी है सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी, सी है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, और डी है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो देखिए वो जो है तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढकने को कहती और कहती कि छुओ और अनुभव करो। तो ये श्रवण विकलांग शिक्षार्थी तो होंगे नहीं ठीक, 69 में ए ऑप्शन तो आपका तुरंत कट जाएगा, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी तो होंगे नहीं ठीक, क्योंकि वो सुनने में ही असमर्थ है, देखने में तो समर्थ है ही। सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी इनको तो कट ही कर दीजिए, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी इन्हें भी कट कर दीजिए। तो बचा क्या आपका सी ऑप्शन बचा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी जो देखने में थोड़ा सा अक्षम है ठीक, तो उनके लिए है कि छुओ और अनुभव करो ठीक, समझ गए ना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित करती है, किसको, विविधता को। नोट कीजिएगा संबोधित कर सकती है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन ए है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके, बी है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, सी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में उपयोग करके ठीक, इसको रोकेंगे सी ऑप्शन, और डी है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। तो बताइएगा विविधता को संबोधित कर सकती है कैसे, 70 का राइट आंसर नोट कीजिए। देखिए अभी यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, नोट कीजिएगा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, कैसे कर सकती है। तो इसका यही सिर्फ ऑप्शन है, ऑप्शन तो ए बी सी डी है, लेकिन जो सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है कि ए बी एंड सी, यानी ए होगा बी होगा सी होगा, या बी सी डी होगा, या बोथ ए एंड बी होगा, या ओनली ए होगा। समझ रहे ना आप। तो यहाँ से जो जो सही है ठीक उन्हें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था ठीक, तो इसमें आ नहीं पाया तो नेक्स्ट स्लाइड में कर दिया ठीक। तो देखिएगा जो विविधता है इसको संबोधित कर सकती है कैसे कर सकती है। तो इसका कौन कौन से सही होंगे। ए ऑप्शन जो है इसका आपका गलत जाएगा,
क्योंकि मानदंड निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके ये होगा नहीं, ठीक। और इसमें जाएगा बी ऑप्शन, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, बी सही होगा। और इसके साथ ही साथ बी के साथ साथ नोट कीजिए आपका सी भी सही होगा, क्योंकि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके बिल्कुल सही है, और भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर ये भी सही है। तो इन तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ही सही होंगे, ठीक है। तो अपने कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती इनका प्रयोग करके बी सी डी, ठीक। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो बी सी डी जिस ऑप्शन में हो, बी सी डी जिस ऑप्शन में हो वही आपका सही होगा। पहले में ए बी सी है, गलत जाएगा क्योंकि आपका डी नहीं है, ठीक। और ए तो गलत है ही, इस वजह से ए इसमें भी गलत जाएगा, इसमें भी गलत जाएगा। आपका बचेगा क्या, बी ऑप्शन बचेगा, बी सी डी, बी यानी सेकंड ऑप्शन। तो दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। याद रखिएगा इसमें 1 2 3 करके दिया गया है, 1 2 3 4 करके दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक, बी सी डी। तो याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन सी टैट में अक्सर पूछे जाते हैं, सी टैट में बहुत ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर उसके बाद ABCD करके दे देंगे, तो कौन सा सही होगा आपको बताना है कि कौन सा एलिमिनेट होगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर कि आपका बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, इस वजह से आपका आंसर जाएगा सेकंड नंबर BCD, ठीक, BCD सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 71 नंबर, ठीक। 71 नंबर है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इसे, ठीक, फिर भी भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए है संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। बी है संभव नहीं और विद्यार्थियों को उसे फिर से पूछने के लिए कहें। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, और डी है संभव है क्योंकि शिक्षक ने वह अवतरण को समझाया नहीं है। तो दो विद्यार्थी हैं, एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसके विभिन्न जो बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, मतलब दोनों ही अपना अपना अर्थ अलग लगाते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 71 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन, ठीक है, संभव है, ठीक। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है कि संभव है, भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकते हैं क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, ठीक है। ऑप्शन ए है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। बी है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। सी है शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। और डी है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ेगा। तो डी को तो देखते कैंसिल कर दो, ठीक है, डी को तो देखते ही कैंसिल कर दो। 72 में डी तो देखते ही कैंसिल करो। अब कौन कौन बचे, 3 बचे, ठीक है, 3 बचे। तो 72 में देखिएगा शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, कट कर दिया, सी भी गलत जाएगा। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये भी गलत जाएगा। तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन ही बच रहा आपका, ठीक है। 72 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, बी है शिक्षार्थी की परिपक्वता, सी है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, और डी है शिक्षण युक्तियां। तो इनमें से कौन से तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन ए है। तो देखिए कौन कौन से प्रभावित करते हैं, सबसे पहले इनमें से देख लेते हैं। ये जो ऑप्शन है ना, ठीक, 73 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो 73 में देखिएगा आपका पहला भी शिक्षार्थी का उत्प्रेरण भी प्रभावित करता है, शिक्षार्थी की परिपक्वता भी, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी, और शिक्षण युक्तियां भी। ये सभी जो है तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो जब चारों सही हैं तो कौन सा ऑप्शन में चारों मिल रहे हैं, ठीक, आपको और दूसरा देखना ही नहीं है, डी ऑप्शन मिल रहा है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, 1 2 3 4, ठीक, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, सार्थक अधिगम है क्या है। ऑप्शन ए है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, बी है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, सी है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का निष्क्रिय निर्माण, और डी है यहाँ पर देखिएगा डी ऑप्शन है कि उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। तो जो सार्थक अधिगम होगा 74 का राइट आंसर नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 74 का सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, ठीक।
तो ये है राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती अपने पिता से बहस करते हुए, पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी क्या कहती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा या कौन शादी करेगी। ठीक, तो यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करती है, यहां पर नोट कीजिएगा। ठीक है, जो पोती है वो अपने पिता से बहस कर रही है, तो दादी ने देख लिया है। ठीक, तो इस तरीके से कह रही हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे कौन शादी करेगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, बी है लिंग समरूपता, सी है यहाँ पर नोट कीजिए लिंग लड़की के लिंग की गलत पहचान, और डी है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। आपको बताना है 75 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। इसी कारण से ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी कारण से जो दादी हैं उनकी ऐसा अपनी पोती से कहती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, ले वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन ए है भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है, बी है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, सी है वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं हो पड़ता, और डी ऑप्शन है कि भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक, तो ले वाइगोस्की के अनुसार 76 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 77 नंबर, कि बच्चे तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, बच्चे तब तक होगा, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे, यहाँ पर तक लिखा है, इसको तब कर लीजिएगा। ठीक, क्या कर लीजिएगा, तब। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, अपनी रुचि से, सी है पुरस्कार के लिए, और डी है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो देखिए, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तो इसमें ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 77 में आपका ए ऑप्शन भी गलत जाएगा। ठीक है, डी सी भी जाएगा और डी भी गलत जाएगा, तो बचेगा क्या, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर, अपनी रुचि से। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जूम करते हैं थोड़ा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए है खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष नियमों में विशेष विद्यालयों में, बी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, सी है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, और डी है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। ठीक, तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, 78 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, आपका है बी ऑप्शन। क्या है, बी ऑप्शन है कि समावेशी शिक्षा। क्या होगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत, ठीक है, सहायता का उदाहरण है, आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, बी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, सी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, डी है अनुबोधन और संकेत देना, तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, तो 79 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, तो ये है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए उस पर भाषण देकर, बी है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, सी है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, और डी है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। 80 का राइट आंसर क्या होगा, इसका बी ऑप्शन होगा कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन
81 नंबर 81 नंबर के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन है ए है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बी है विकास पृथक होता है, सी है विकास एकल आयामी और डी है विकास द्विआयामी है। तो ये एकल आयामी द्विआयामी पृथक पृथक ये तो आपका जो है तो 81 में गलत जाएगा। ठीक, राइट आंसर क्या होगा इसका, ये आपका कट जाएगा, डी बी सी भी और बी भी, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है कि शिक्षार्थियों से यह उपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, बी है अप्रभावी आकलन युक्ति है, सी है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, और यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो 82 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन समस्यात्मक है, नोट कीजिएगा समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते। ठीक, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। सही मिलान वाला जोड़ा आपको बताना है। ठीक है, सही मिलान वाला जोड़ा आपको इनमें से बताना है। ठीक, तो देखिएगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। बी है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल। सी है सहसावस्था तर्क अनुप्रयोग अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और डी है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो देखिए 83 का राइट आंसर क्या होगा, 83 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 84 नंबर कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। ठीक है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। ठीक, आगे देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। सी है समान अनुदेश देंगे और उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्तांकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। और डी ऑप्शन है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो बताइएगा 84 का राइट आंसर क्या होगा। 84 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। ठीक, बी ऑप्शन के विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ठीक है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे कि कक्षा में आपके विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। तो जब विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो मतलब अनेक शैलियों वाले बच्चे हैं, तो आपको विविध प्रकार के कार्य भी देना पड़ेगा विविध शैलियों वाले बच्चों को। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब भी विविध शैलियों वाले बच्चों की बात करें तो कार्य और परीक्षण भी विविध प्रकार के ही होंगे, कार्य और परीक्षण भी विविध प्रकार के होंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का आशय है, क्या आशय है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, ऑप्शन ए है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। बी है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य करता है। सी है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। और डी है कि आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो 85 का राइट आंसर बताइएगा क्या है। 85 का राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, सी ऑप्शन। क्या है कि वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय यह है कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बी है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। सी है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, सी है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन है कि बहुप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक बहुआयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीय भूत होना। तो देखिएगा 86 में राइट आंसर क्या होगा। 86 का होगा आपका ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 87, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 बार आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें, ऑप्शन ए है बच्चे और यहाँ पर परिवेश भरा जाएगा, या फिर परिवेश या परिवार भरा जाएगा, या बच्चे या व्यवस्था या बच्चे। तो दोनों को बारी बारी से आपको चेक करना है। तो इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ राइट आंसर 87 का होगा डी ऑप्शन, व्यवस्था बच्चे। ठीक है, व्यवस्था और बच्चे नोट कीजिएगा।
कि हाँ, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें यहाँ पर भरा जाएगा व्यवस्था, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ठीक, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ठीक, याद रखिएगा। तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में भरा जाएगा व्यवस्था और दूसरे में भरा जाएगा बच्चे, पहले में व्यवस्था और दूसरे में बच्चे, ठीक, यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ पर बच्चे। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, सी है आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए, आकलन सत्र की समाप्ति मतलब सेशन के लास्ट में, ठीक है, जब वर्ष के अंत में ये बात करें कि सत्र की समाप्ति करना चाहिए, और डी है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। तो देखिए शुरू में अंत में नहीं, ना ही सत्र की समाप्ति पर, और इसमें देखिएगा 88 का राइट आंसर आपका क्या होगा? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है और आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, ये भी गलत जाएगा 88 में, ये भी आपका गलत जाएगा क्योंकि बाह्य एजेंसी के द्वारा नहीं बल्कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो याद रखिएगा आपका डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया, बचा ए आपका सही होगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन 89 नंबर के शिक्षार्थी या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? ऑप्शन ए है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, सी है विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, और डी है बाध करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो 89 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा इसका, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ठीक है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, ठीक, 90 पर आ चुके हैं हम लोग 90 पर आ चुके हैं और 100 पूरे एमसीक्यूज हैं, ठीक, मात्र 10 बचे हुए हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। तो देखिए बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है, बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्देशक की, मित्र की, उपयुक्त दोनों, या सुगमकर्ता की। तो देखिए इसमें होती है सुगमकर्ता की, किसकी होती है? तो सुगमकर्ता की होती है, ना तो निर्देशक की और ना ही मित्र की, ना ही उपयुक्त दोनों, तो ये तो गलत हो ही जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सुगमकर्ता की, किसकी? सुगमकर्ता। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सहभागी अधिगम, बी है सहयोगात्मक अधिगम, सी है सहयोग देना, और डी है समीपस्थ विकास। तो देखिएगा इसका 91 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका 91 का राइट आंसर, कि सहयोग देना। क्या होगा? सहयोग देना, इसका सी होगा राइट आंसर, सी ऑप्शन, सहयोग देना 91 का। अगला क्वेश्चन 92, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, निष्क्रिय की बात कर रहे हैं, निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया। बी ऑप्शन है सीखने को सामाजिक सुविधाएं, सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं। सी है सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, और डी है सीखना कौशलों के संचय के समान है, ठीक। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 92 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, नोट कीजिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? ऑप्शन ए अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। सी है अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, और डी ऑप्शन है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, ठीक। 93 में 93 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा, जब तक अंदर से उनकी इच्छा नहीं कहेगी तब तक शिक्षार्थी नहीं सीख सकता है। तो जो आंतरिक इच्छा है यानी अंतर्निहित इच्छा है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ऑप्शन ए है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। बी है कुछ भी नहीं सीख सकते। सी अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। डी है बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। तो देखिएगा 94 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं।
जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो अधिगम के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिनके साथ वो संघर्ष करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, भाषा। ठीक, यहाँ पर नोट कीजिएगा भाषा आगे क्या है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। बी है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सी है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। और डी हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। तो बताइएगा भाषा के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 95 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया को। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक बार 96, 97, 98, 99, 100। ठीक, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक, 100, 99, 98, 97, 96। तो 96 पर है, नोट कीजिएगा 96 पर है। तो भाषा, एक मिनट है, भाषा ये है 96। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। बी है उन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देकर। सी है उन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न देकर। उन्हें प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 96 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। कंठस्थ करने के लिए कहकर ऐसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये भी गलत होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देकर ये भी गलत है। लघु उत्तरीय देकर ये भी गलत है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उन्हें प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ठीक, पियाजी और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। ऑप्शन ए है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। बी है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी है शिक्षक द्वारा पुनर्वालन किया जाना। और डी है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तब शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा 97 का क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा सृजित होता है। किसके द्वारा, शिक्षार्थियों द्वारा सृजित होता है या किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बात कर रहे हैं आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर, नोट कीजिए, कि विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बी है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। सी है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। कट कर दीजिए, ये ऐसे ऑप्शन तो तुरंत गलत होते हैं। ठीक, अगला है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। तो बताइएगा 98 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा 98 का, कि विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ठीक है, एक तरह से समावेशी शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा समावेशी शिक्षा। तो आंशिक रूप से देख नहीं सकता है तो आप क्या करेंगे, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में ही रखेंगे। 98 राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन, देखिए बात कर रहे थे समावेशी की, समावेशन आ भी गया, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक, कौन सा समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। और बी ऑप्शन है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। और डी ऑप्शन है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो भैया समावेशी शिक्षा जब भी आए तो याद रखिएगा कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है इसके तहत। ठीक, ये सबसे अच्छा वर्णन होगा इसका। तो डी ऑप्शन इस हिसाब से राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, डी सही। ठीक, अगला क्वेश्चन 100 नंबर, तो याद रखिएगा 99 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, एक मिनट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन, फिर से बता दे रहा हूँ, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 100 नंबर पर आ चुके हैं। 100 नंबर देखिएगा, पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन ए है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। बी है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। और डी है, सी है दृष्टि के दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। और डी ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो बताइएगा पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है क्या है इनमें से। 100 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ठीक, तो आपके 100 क्वेश्चन में कितने सही हुए, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 100 में कितने सही हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा,
अन्य सभी सब्जेक्ट की जो मैराथन वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक के माध्यम से आप उन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट 2021 वाला अगर पेपर दिया होगा जो कि 23 जनवरी 2022 को हुआ था, ठीक है, तो इस एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रखे गए थे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, रिपीट भी होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जरूर सॉल्व करके जाना ही जाना है, ठीक है। और अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपको आपके वहाँ पर सही होंगे, ठीक है। तो जरूर सॉल्व कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्य सभी सब्जेक्ट के जो मैराथन वीडियो हैं। साथ ही 100 एमसीक्यूज के जो सीडीपी के अन्य प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से सुनिएगा, 100 एमसीक्यूज के सीडीपी के जो अन्य प्रैक्टिस सेट हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप उनको भी जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से जो प्लेलिस्ट है, सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से जो प्लेलिस्ट है और सीडीपी थ्योरी के नाम से जो प्लेलिस्ट है, ठीक, और ऑल जो है सी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तीनों ही प्लेलिस्ट, ठीक, इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट आप पूरी तरह से वॉच कर लीजिए तो आपका सी टेट में जो सीडीपी का पोर्शन है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और सीडीपी थ्योरी देखिए, सी टेट में जो क्वेश्चन सीडीपी के पूछे जाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, इस बात को ध्यान रखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा वहाँ पर परेशानी होगी आपको, ठीक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सीडीपी थ्योरी के नाम से ये प्लेलिस्ट है, ठीक, सीडीपी थ्योरी इसके नाम से प्लेलिस्ट है, आप इसे जो है पूरी तरह से वॉच कीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको जो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, तो मैंने बताया आपको सभी सब्जेक्ट की जो मैराथन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैराथन है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, संस्कृत, सीडीपी, ठीक, सीडीपी, संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक, साथ ही साथ एवीएस का भी, ठीक, एवीएस का भी, तो इन सभी का एवीएस का भी मैराथन, तो इन सभी का जो मैराथन वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक, आप वहाँ से जा करके इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी तरह से देखने के बाद उसे भी जरूर वॉच कीजिए और अपना स्कोर जो है इंक्रीज कीजिए, ठीक है। आप कम से कम जो मिनिमम स्कोर है जनरल के लिए वो आपको पता ही है 90 होना चाहिए, ठीक, पासिंग मार्क्स, और ओबीसी के लिए आपको पता ही है, ठीक, 82 होना चाहिए, तो इतना तो आपको क्लियर करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। और अगर आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक, यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक, और यहाँ पर ईवीएस और लगा लीजिए, तो आपके जो है अच्छे क्वेश्चन कम से कम 110 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, ठीक। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को डेजिमल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू, ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।